गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए अब तो समय बहुत ही कम है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बहुत प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम लग के कभी भी तैयारी करें, लेकिन अब समय बहुत कम है, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए डेट चेंज का मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। देखिए डेट चेंज का एक बहुत बेसिक सा एक रूल है, वो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ जनरल रूल्स दिए हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ रूल्स दिए हुए हैं। मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर पास होता है, मान लीजिए आज का डेट है 24, आज 24 तारीख है। मान लीजिए 2 तारीख के दिन 2 अगस्त के दिन मान लीजिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया और बोला कि एक और सवाल जो है इसको भी सही किया जाए। तो जिस भी बच्चे का वो सवाल सही होगा, जब जो भी बच्चा 72 पे अटका होगा या अकॉर्डिंगली जो भी कट ऑफ से एक नंबर कम अटका होगा, उस बच्चे को वापस से कितने दिन देने पड़ेंगे? 45 डेज। ऐसे मीन्स आगे बढ़ता है राजस्थान में। ऐसी बात नहीं है कि रेट नहीं लगी होगी, रेट तो डेफिनेटली लगी होगी, लेकिन इस बार हाईकोर्ट का मानस कम है, हाईकोर्ट का थोड़ा मूड कम है कि वो रेट्स को एंटरटेन करे, क्योंकि ऑलरेडी 100 में से 8 सवालों के जवाब चेंज हो चुके हैं। 8 के चेंज हुए ना, 500 डिलीट हो गए, 3 के चेंज कर दिए। ऑलरेडी 8 तो उन्होंने कंसिडर किए हैं, और जो सवाल उन्होंने कंसिडर नहीं किए हैं इनके पीछे दे मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग रीजनिंग बिहाइंड दोस क्वेश्चंस। उनके पीछे जरूर कुछ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग रही होगी, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि इससे लेट डेट जाएगी। आप लोग ये सोचिए कि 15 से 20 तारीख तक हम सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के टेस्ट कैसे लगाएं और कैसे खत्म करें, यही दिमाग में एक उद्देश्य बना के अगर चलेंगे। आप खुद का कैलेंडर बनाइए, आप मेरे से अलग से बनवाइए, जैसे भी कीजिए, लेकिन सर आपके लिए डेडलाइन होगी 15 से 20 अगस्त। यहां तक पूरा गेम ओवर कर देना है आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का। 20 तारीख के बाद जो 7, 8, 10 दिन हमारे पास जितने भी दिन मिल रहे हैं, उस दिन में सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ऐसे फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे और फुल लेंथ टेस्ट, बस। विद जजमेंट और राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग उन पेपर्स में ही कंपाइल्ड होगा। जो पेपर्स होंगे ना उनमें जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग कंपाइल्ड होगा। मैंने ऑर्डर भेज दिया है आप लोगों को, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं ऑर्डर पे डिस्कशन थोड़ी देर बाद में करता हूँ। पहले मैं सीपीसी के कुछ प्रोविजंस कर लेते हैं, ठीक है ना। सीपीसी में बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं पूछे जाते। देखिए सीपीसी में छुपे हुए प्रोविजंस नहीं आते हैं एग्जाम में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20-30 सवाल है, 25-30 टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल पूछता है आरजेएस, राजस्थान हाईकोर्ट जो सवाल पूछता है वो सवाल ही वो पूछेगा। बहुत ज्यादा घुमा के सवाल भी नहीं आते सीपी से, डायरेक्ट सवाल पूछता है। क्योंकि देखिए सिविल जो पार्ट है ना, वो सिविल पार्ट में टफ बनाना चाहे तो टफ बहुत ज्यादा बना सकता है सिविल को। जैसे इस बार उसने सिविल को टफ बनाया हाईकोर्ट ने। अगर टफ बनाने पे आती अगर हाईकोर्ट तो वो टफ बना सकती है, लेकिन मेंस के लिए टफ नहीं बनाया जाएगा सिविल सीपीसी। मेनली सीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। टफ क्या सब्जेक्ट बनते हैं मेंस के अंदर? सिविल पोर्शन से अगर देखा जाए तो टीपीए को टफ बनाया जा सकता है, लिमिटेशन को टफ बनाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, एविडेंस के जो सिविल पोर्शन है आप उसको भी टफ बनाया जा सकता है। सिविल मतलब एविडेंस एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको दोनों दिन पढ़ना है। जैसे एग्जाम का जो शेड्यूल आया है तो 31 को भी आपको एविडेंस पढ़ के जाना है और 1 को भी आपको एविडेंस पढ़ के जाना है, क्योंकि सिविल में दोनों पोर्शन है, क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। एविडेंस के अंदर दोनों ही पोर्शन है। अब जब मैं एविडेंस डिस्कस करूंगा तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि सिविल के लिए जो पेपर 1 होगा आपका सिविल वाला, तो एविडेंस में सिविल वाले पोर्शन कौन से हैं। जैसे एविडेंस एक्ट में सिविल का पोर्शन कौन सा है और क्रिमिनल का पोर्शन कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा जब मैं एविडेंस डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को टाइम सेव हो दोनों एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। कुछ सेक्शन से जो कॉमन है, कुछ सेक्शंस कॉमन कौन से सर? 91, 92 ये कॉमन है, लेकिन फिर जो लेटेंट पेटेंट एम्बिग्यूटी है वो अपने इसमें नहीं आती है, वो सिविल वाला पार्ट आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पार्ट कॉमन होगा। मेनली स्पेसिफिकली जैसे कैरेक्टर कब रिलेवेंट होगा, अब वो सिविल के लिए भी रिलेवेंट है और क्रिमिनल के लिए भी वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है। आप उसमें बाइफर्केट नहीं कर सकते, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया है, बाकी चीजें हो गई, हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये जो चीज है ये सिविल की है। ये क्लियर है? समय जितना बचाएंगे, जो टॉपिक्स में लिखवा दूंगा उनको एक्सक्लूड कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो, और चाहो तो पूरा पढ़ो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है सर।
मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपको पुश कर सकता हूँ, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन है, उन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट मुझे सबमिट नहीं किया है। देखिए, तो प्लीज आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर टेस्ट सबमिट करेंगे, तो सर बहुत समय लग जाएगा। सिस्टमेटिकली अप्रोच जो आप अपनाएंगे उसी से आप इस एग्जाम को जीत पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, फर्स्ट वीक कनकर द सब्जेक्ट देन वी विल गो फॉर द टेस्ट, तो वो हमारे लिए लेट होगा। ऑर्डर मैंने आपको भेजा था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था ऑर्डर का वो ये था। कैसे आंसर को जस्टिफाई करना है या सेटिस्फाई करना है वो आप एक बार देख सकते हैं। एक बार पहले ऑर्डर डिस्कस कर लेता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हाँ, एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो ऑर्डर है वो मैम एक बार ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वी हैव ए वेरी गुड ट्रांसलेटर नेहा मैम के रूप में। तो मैम एक बार ट्रांसलेट करिए, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की कॉपीज वही देखती है। कम फास्ट अमित, कम फास्ट। इज इट रेनिंग आउटसाइड? देन इतना अपन गीले कैसे हो रखे हैं? अच्छा, इट्स स्वेट। तो इतनी ह्यूमिडिटी है बाहर? ओह माय गॉड। ठीक है, मुझे लगा बारिश हो रही है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा ऑर्डर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं सीपीसी पे आऊंगा। जल्दी से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख लीजिएगा, जैसे वो कॉपी ट्रांसलेट होकर अपलोड हो जाएगी वो मैम भेज देगी आपको। दिस इज द ऑर्डर। देखिए, बहुत सारे सवाल थे, मैं खुद भी आपसे ज़्यादा डिस्कस करना। जनरली बात क्या होती है, राजस्थान में ये सब नहीं लिखते। आज मैं बताता हूँ, जूनियर डिवीजन ये लिखना बंद, मैंने जान करके लिखा है। ये मैंने ये पोर्शन जान करके लिखा है ताकि मैं यहाँ पे आके तुम्हारे सामने काट सकूं। ये नहीं लिखते, ठीक है। ये सब चीजें नहीं लिखी जाती जो बच्चे करते हैं अमूमन, ये नहीं लिखना आपको। बाकी ये तीनों फॉर्मेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविल सूट नंबर, सीआईएस नंबर, ये आ जाएंगे। जनरली क्या किया था, यहाँ पे कुछ काटा पीटी हो गई, इसलिए मैंने एक छोटा सा कागज लगा के उसका वो किया है, तो तुम होप यू डोंट माइंड ओवर इट, ठीक है ना। ए सन ऑफ वाई, रेजिडेंट ऑफ एक्स वाई जी, डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो, प्लेंटिफ रेस्पोंडेंट। बहुत से बच्चों ने, जिन भी बच्चों ने, मुझे पहली बात तो 2 बच्चों ने भेजे हैं सिर्फ ऑर्डर लिख के, बाकी बच्चों की हिम्मत ही नहीं करी कि एक बार लिखा जाए इस चीज को। 2 बच्चों ने भेजे, उन्होंने भी क्या मिस्टेक करी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, कोई भी एप्लीकेशन जो लगती है, कोई भी एप्लीकेशन जो फाइल होती है सर, सिविल में अगर कोई भी एप्लीकेशन लग रही है तो सर एप्लीकेशन हमेशा, जो भी एप्लीकेशन लग रही है, मैं टेम्परेरी के लिए बोल रहा हूं, मैं अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी बोल रहा हूं। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिविल में कोई एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो सिविल सूट के अंदर लगती है। किसके अंदर लगती है सर? एक सूट ऑलरेडी फाइल होगा, उसी के अंदर आप क्या लगा रहे हो सर? उसी के अंदर आप क्या लगाएंगे सर? एक एप्लीकेशन लगाएंगे। आपको एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर लिखना है। हमेशा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पार्टीज यहाँ पे दी हुई है आप उसको कभी भी चेंज मत कीजिए। देखिए, ओरिजिनल जो सूट है, ओरिजिनल सूट में प्लेंटिफ प्लेंटिफ रहेगा। बच्चों ने क्या किया हुआ है, ऑर्डर लिखते समय यहाँ पे जो एप्लीकेशन जिस पार्टी ने लगाई है वहां पे उन्होंने क्या किया, पहले तो लिख दिया डिफेंडेंट वर्सेस, फिर ये प्लेंटिफ हो गया है। ये मत कीजिए, क्योंकि सर ऑर्डर की जो एप्लीकेशन है वो सूट के अंदर फाइल होती है, अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं लगती है। टेम्परेरी के साथ भी ये सीन रहेगा। अगर टेम्परेरी के लिए कोई पार्टी क्लेम कर रही है तो उसमें भी आपको यही बात ध्यान रखनी है, सूट के अंदर ही आप एप्लीकेशन लगाइए, और वही मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपको एक बार देखिएगा इसको, मैं जल्दी से डिस्कस करता हूँ इसे। देखिए, प्लेंटिफ यहाँ पे कौन हो गया सर? ये रेस्पोंडेंट, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो अप्रार्थी, वादी अप्रार्थी। उसके बाद वर्सेस बी सन ऑफ एक्स, रेजिडेंट ऑफ एनडब्ल्यूआर, डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो, डिफेंडेंट यहाँ लिख दिया एप्लीकेंट, प्रार्थी। फिर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, प्रेजेंट कौन कौन है, ठीक है। बाद में फिर फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है सर? पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है कि किस चीज के लिए फाइल की गई है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट फॉर द पर्पस टू डिसाइड द मेंटेबिलिटी ऑफ द सूट। क्योंकि क्या चैलेंज किया जा रहा है सर एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में क्या चीज चैलेंज की जा रही है कि सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, ड्यू टू बार बाय लॉ, बार ऑफ लिमिटेशन। तो आपने सीधा उसकी जो मेन पॉइंट, जो मेन उसकी जो पूरी बात है, उसका जो पिवोटल पॉइंट है, आपने उसको टारगेट किया है, और वो पहली पॉइंट पे आपको हो जाना चाहिए। यहां पे सर वही चीज नहीं आएगी जो उसने पूछा हुआ है।
जैसे उसने जो पूछा हुआ था कि डिसाइड कीजिए इस एप्लीकेशन को डिसाइड कीजिए कि क्या बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है, उस चीज को मत रिपीट करना। मतलब वो जो सवाल में जो चीज पूछ रहा है उसको प्लीज पहले पैराग्राफ में कभी रिपीट मत करना। मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको इस फर्स्ट पैराग्राफ में रिपीट मत करना। जो वो चीज आपसे चाहता है आप वो लिखिए। मेंटेबिलिटी ऑफ द सूट ऑन द ग्राउंड दैट दिस सूट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। This is request to the court. It is request to the court by the respondent applicant to make a preliminary issue regarding the limitation. जो चीज उसने मांगी। दूसरा लिख दिया कि the brief facts, a word from the facts as follows that are dated so and so, sold goods on certain price। तो ये जो हमने सेकंड पैराग्राफ लिखा, सेकंड पैराग्राफ जो हमने लिखा सर, ये सेकंड पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग है? जो ब्रीफ फैक्ट्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, जो प्लेंटिफ के फैक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग है। थर्ड पैराग्राफ लिखा जो एप्लीकेंट, जो अपना रेस्पोंडेंट है, प्रतिवादी है, उसके रिगार्डिंग थर्ड पैराग्राफ लिखा। जो फोर्थ पैराग्राफ लिखा वो लो लिखा, थोड़ा सा बेसिकली लो का पार्ट लिखा। उसके बाद में पार्टीज हर्ड, आर्गुमेंट परस्यूड ऑन रिकॉर्ड। छठा सातवां पॉइंट जो है उसमें अपने लो की रीजनिंग दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग उसमें नोट भी कर लीजिएगा कि क्या पार्ट है। जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं अभी ऑफलाइन क्लास में, वो चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ आए हो सेंटर में तो आप इसका मुझसे प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं इसका प्रिंट निकाल के दे दूंगा आपको। और जो उसने जो पॉइंट रेज किया था, रेस्पोंडेंट ने जो पॉइंट रेज किया था कि जो प्ली ऑफ लिमिटेशन है वो सर क्या है? मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, तो उसको भी अपन ने जस्टिफाई किया है। उसमें लिखा है दो द प्ली ऑफ लिमिटेशन इज ऑलवेज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट in the instance case the entire perusal of the plaint averment itself clearly shows that the suit itself barred by the limitation. This court is of view that it is fit case which falls within the ambit of order so and so. आप जो ये एंडिंग करते हैं ना सर, लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, ये पैराग्राफ बहुत रिलेवेंट है, समझ में आई? अभी इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। और लास्ट में भी लिखा है हियर दिस कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट द सिविल सूट नंबर इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन एज इट वाज फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फिर आपने जो ऑर्डर किया है वो लिख दिया, दिस एप्लीकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट इज अलाउड एंड सूट नंबर सो एंड सो इज डिस्पोज्ड विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ केस। आप केस के मेरिट में नहीं गए हो, आप एप्लीकेशन के मेरिट्स पे गए हो। जब भी आपको ऑर्डर डिसाइड करना है तो आप जो सूट फाइल हो रखा है मेन, जिसमें आपने एप्लीकेशन लगाई है, आप हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऑर्डर डिसाइड करना है लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, ठीक है। चाहे वो बेल ऑर्डर हो, टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर हो या कोई सा भी ऑर्डर हो, ये लाइन जरूर लिखना कि आप उसके एप्लीकेशन अलाउ कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। और लास्ट में एक लाइन लिखी है, हेंस द सिविल सूट नंबर इज डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। टेक्निकल ग्राउंड्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द टेक्निकल ग्राउंड्स? अभी सीबीसी स्टार्ट करूंगा मैं, टेक्निकल ग्राउंड बताऊंगा क्या होता है टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड के अंदर आता है लॉ ऑफ लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन, फीस पे नहीं है, ये सब क्या है सर? टेक्निकल ग्राउंड। रिलीफ अंडर वैल्यू है, अनस्टाम्प्ड है, ये सब टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। जो भी डिफेक्ट्स होते हैं सूट के अंदर, ये सब टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। और फिर उस लास्ट में उसको साइन वगैरह कर दिए, ठीक है। आप एक बार इसको देखिएगा और समझिएगा, ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। मैं आगे 3-4 और तरह के फॉर्मेट आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है, इसका भी प्रिंट निकालना। मैं कौन कौन से ऑर्डर लिखूंगा एक बार मैं बता देता हूं आपको। मैं एक तो लिखूंगा सर टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर, एक में लिखूंगा सेक्शन 148 का ऑर्डर, एक मैं आपको लिख के भेजूंगा मेंटेनेंस का ऑर्डर, मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस वाला, एक मैं अमेंडमेंट का भी भेज दूंगा आपको, ठीक है ना सर। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स मैं आपको लिख के भेज दूंगा। आपको अगर लगता है कि सर इसके रिगार्डिंग भी कोई भेजना चाहिए, कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है तो मैं उसके रिगार्डिंग भी लिख के भेज दूंगा। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उससे लिख के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ क्या होगा सर? सबसे पहले पैराग्राफ में जिसके सब किसके लिए वो लगाई गई है एप्लीकेशन, फिर बाकी फैक्ट्स और बाकी चीज। क्रिमिनल में एक बच्चे आए थे हमारे पास में, उनका सवाल ये था क्रिमिनल में कि सर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं क्या उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए अलग से पूरा फॉर्मेट लिखना है, फिर यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग करना है, फिर प्ली ऑफ अक्यूज लिखना है, फिर वापस से एक और फॉर्मेट बनाना है, फिर जजमेंट स्टार्ट करना है।
क्या ये फॉर्मेट होता है? देखिए एमपी में, छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मेट चलते होंगे, राजस्थान में नहीं चलते। राजस्थान में जो पूरा मटेरियल डिसाइड होता है वो होता है सर किसके ऊपर डिसाइड? वो डिसाइड होता है सर केस लो के ऊपर, मतलब सॉरी केस लो के क्या मतलब पैराग्राफ के ऊपर। राजस्थान में जो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 रहेंगे वो हमेशा प्ली ऑफ अक्यूज और चार्ज फ्रेमिंग के रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं सर, ये सब इनको बनाने में पूरा समय अपना वेस्ट करते हैं। एक बार बनता है उसमें सिर्फ फिर हियरिंग भी हो जाती है और सारी हो जाती है। एक मैं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भेजता हूँ आपको, फोन निकालिए एक बार, जो भी बच्चे ऑनलाइन है वो प्लीज फोन निकालिए एक बार। मैं कैसे बात कर रहा हूँ मैं इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। दिस इज ए ऑर्डर, आप लोगों को मिल गया होगा व्हाट्सएप पे। एक बार व्हाट्सएप निकालिए प्लीज, मैं जस्ट फॉर्मेट भेजा है मैंने। देखिए ये एक एनआई का ऑर्डर है, एनआई का सॉरी जजमेंट है पूरा, निर्णय लिखा हुआ है नीचे, दिस इज जजमेंट। ऑर्डर लिखा हुआ तो क्या आता? आदेश। ये सर निर्णय है। आप इसमें देखेंगे जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है, आप उसको देखिए एक बार 3 और 4 को, वहीं पे उसने क्या कर दिया सर, वहीं पे आपने उसका चार्ज फ्रेम कर दिया है। आगे चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए अलग से फॉर्मेट नहीं बनता है राजस्थान में। यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा है ना सर, सजा के बिंदु पर सुनवाई, आदेश दिया और लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए सजा के बिंदु पर सुनवाई, ठीक है सर। हियरिंग ऑन सेंटेंस को हम कहते हैं। हियरिंग ऑन सेंटेंस जो है सर अलग से कोई चार्ट वार्ट बना के नहीं करने का है, एक ही फोल्डर में पूरा हो जाता है हियरिंग ऑन सेंटेंस। और लास्ट में लिखिए, और जो जो आपने सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के लिए बस उन्होंने दंडादेश लिखा, सेंटेंस लिखा और सेंटेंस कर दिया। अलग से चार्ट फॉर्मेट नहीं बनता राजस्थान में। तुमने अगर ये बनाया है ना तो बनाते समझ जाएगा कि यू आर आउटसाइडर। रोबिनजीत सिंह में क्या दिया हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। रोबिनजीत सिंह की जो अच्छी रैंक थी वो छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में नहीं, ठीक है। नो ऑफेंस टू रोबिनजीत सर, ठीक है ना, उन्होंने दिल्ली भी निकाला बाद में, बट द थिंग इज वो फॉर्मेट्स अलग है। आरजेएस के ऊपर कोई बुक है ही नहीं जो जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग यहाँ के लोकल बताए। आरजेएस के ऊपर कोई बुक नहीं है, ये बात आप मेरी मान के चलिए और ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। एमपी छत्तीसगढ़ में वो चीज फॉर्मेट चल जाएगा, राजस्थान में ये नहीं चलता। तुम लिखोगे एक ही बार में पकड़ लेगा और फेल कर देगा, ठीक है। और इतना टाइम होता भी नहीं है। अब लास्ट टाइम 2 कन्विक्शन पूछ लेते थे क्रिमिनल में, अब क्रिमिनल का वाला परसों लिखाऊंगा, ठीक है ना। परसों की क्लास में, परसों की क्लास में एक क्रिमिनल का पूरा फुल फ्लैश ऑर्डर या तो लिखवाऊंगा या फिर लिख के भेज दूंगा। टाइम बहुत हमारा जाता है लिखवाने में क्लास में ना, समय बहुत होता तो मैं लिखवाता एक एक करके धीरे धीरे पॉइंट, लेकिन मैं भेज दूंगा, ठीक है। मेहनत कीजिए। और अगर आपको सैंपल सैंपल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आपको सैंपल जजमेंट राइटिंग के लिए वो चाहिए या ऑर्डर राइटिंग के लिए आपको सैंपल चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप जैसे कहेंगे वैसे कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेहनत कीजिए। अभी जितना समय है उतने समय को लो को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने लो पॉइंट पे काम कीजिए। चलिए मैं अब सीपी से स्टार्ट करता हूँ। टेक्निकल ग्राउंड, देखिए सीपीसी में लिखना स्टार्ट कीजिए। कौन कौन सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सवाल पूछेगा कोई, इफ बट कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल सवाल पूछे जाएंगे हाई कोर्ट में। पहले लिखिए डिक्री, डिक्री पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए डिक्री। दूसरा लिखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। थर्ड लिखिए मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट जो भी आप लोग कहते हैं उसे, अंतकालीन लाभ। चौथा लिखिए टाइप्स ऑफ डिक्री, डिक्री के विभिन्न प्रकार। पांचों लिखिए डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। निर्णय, डिक्री व आदेश के मध्य अंतर, निर्णय, डिक्री व आदेश के मध्य अंतर, निर्णय, डिक्री व आदेश के मध्य अंतर। अब सुनिए,
प्रारंभिक विवादक या फिर प्रारंभिक आपत्ति, जो भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहना चाहे। सर लास्ट ईयर प्रिलिमिनरी इशू पे एक ऑर्डर आ चुका है, और जो ऑर्डर आया था, प्रिलिमिनरी इशू दो तरह से मेनली रेज होते हैं, दो तरह से मेनली रेज होते हैं। एक होता है सर जुरिस्डिक्शन के ऊपर, एक होता है अधिकारिता के ऊपर। इसमें अगर कभी भी आएगा, जैसे लास्ट ईयर क्या आया था सर, लास्ट ईयर पूछ लिया था ये वाला प्रिलिमिनरी इशू पे लगा के। इस बार सर जुरिस्डिक्शन का भी आ सकता है, इस बार जुरिस्डिक्शन का भी आ सकता है प्रिलिमिनरी इशू। जब हम प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, जब हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, अधिकारिता की बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें तो हमने क्या लिख दिया था कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बार्ड है लिमिटेशन के। क्या लिखना है सर? सेक्शन 21 रीड विद ऑर्डर 7 रूल 10, धारा 21 सपठित आदेश 7 नियम 10। ठीक है, लास्ट ईयर वो पूछा जा चुका है। अगर इस बार जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेता है, इसके अंदर ऑर्डर लिखना है। ठीक है, लोकल कोर्ट में और सेक्शन 21 में लिखा जाता है बार टू जुरिस्डिक्शन। और ये कब होता है सर? सेटलमेंट ऑफ, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज या बिफोर जजमेंट। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आगे चलिए, आगे लिखिए कोस्ट। लास्ट ईयर पूछा है कोस्ट। और 20A और सेक्शन 35, 35, 35A, 35B कॉस्ट, खर्चे। और 20A सेक्शन 35, 35A, 35B। सेक्शन 9 सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल वाद की प्रकृति। अब यहां से कुछ सवाल बन सकता है, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में अगर मैं जाऊं तो यहां से सवाल बन सकता है। पहला बन सकता है रिलीजियस प्रोसेशन। लिखिए, इसमें लिखिए कौन कौन से हो सकते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। रिलीजियस प्रोसेशन, धार्मिक जुलूस। क्या धार्मिक जुलूस आप बताइए मुझे, क्या रिलीजियस प्रोसेशन सूट ऑफ सिविल नेचर है? क्या धार्मिक जुलूस निकालना, क्या रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करना नेचर ऑफ सिविल सूट है? इसके ऊपर कमेंट वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट। क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? ये भी पूछ सकता है। क्या एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट सूट ऑफ सिविल नेचर है? ठीक है ना। सामाजिक बहिष्कार या जातिगत बहिष्कार, आप उसको सिविल लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जातिगत बहिष्कार। क्या सिविल बात की प्रकृति के अंतर्गत आता है? थर्ड पॉइंट लिखिए, पर्दानशीन महिला। पर्दानशीन को पर्दानशीन कहते हैं। अरे सवाल पूछा हुआ है यार आप लोग। पर्दानशीन वुमन, पर्दानशीन महिला, क्या सूट ऑफ सिविल नेचर है? राइट टू एडल्ट फ्रेंचीज, क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? मतलब मत देने का अधिकार, क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? एडल्ट फ्रेंचीज मतलब मत देने का अधिकार। मिलता है, भीम सिंह में मिला ना, सूट ऑफ सिविल नेचर है ये। आगे लिख दीजिए एक और चीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर फेस्टिवल। क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? इसमें लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, त्योहार के लिए धन का अंशदान। क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं? ठीक है ना। इसमें से कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है? सर रिलीजियस प्रोसेशन सूट ऑफ सिविल नेचर है,
एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट नहीं है, ठीक है, समाज से, जाति से बाहर निकाल देना, जाति से अपवर्जित कर देना, ये नहीं है। जब तक कि कोई दूसरे विधिक अधिकार उल्लंघन ना हो, जब तक कि कोई दूसरे लीगल राइट्स का वॉयलेशन ना हो, इसको नहीं माना जाता। पर्दानशी लेडी को सर माना जाता है क्योंकि वो अपना आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है। और एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, और सर जो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर फंड ऑफ फेस्टिवल है, ये भी चीज क्या है सर, सूट ऑफ सिविल नेचर है। क्या है सर ये? सूट ऑफ सिविल नेचर है। अगर कोई पार्टी अपनी पोजीशन अल्टर्ड कर देती है, क्या समझ में नहीं आया इसमें से 5 पॉइंट है? हाँ, वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर फेस्टिवल क्या सूट ऑफ सिविल नेचर है? ये जनरली इसका आंसर ये है कि अगर मान लीजिए मेरे को गणपति का एक वो लगाना है, गणपति महोत्सव मनाना है, 10 दिन का पूरा है, मैं सोसाइटी में रहता हूँ और मेरे से एक आदमी ने पूछा सर फंड दीजिए, तो मैंने भी उसको प्रॉमिस कर दिया कि आई एम ए वेरी हार्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो मैं अपनी तरफ से 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैंने एक रिलीजियस फेस्टिवल के लिए बोल दिया कि हाँ मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। लेटर ऑन अगर जो पार्टी का, जो पूरे महोत्सव का ऑर्गेनाइजर है, अगर उसने कोई चीज अल्टर कर दी है, अपनी पोजीशन बदल दी है, पहले मान लीजिए वो सिर्फ 200 लोगों के लिए खाना बनवा रहा था, अब वो 500 लोगों के लिए खाना बनवा रहा है। तो अब बस बेसिक बात ही समझिए कि जनरली बात ये है कि ये प्योरली रिलीजियस इशू है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड। लेकिन अगर उसने पोजीशन अल्टर करी अपनी, तो फिर ये बात क्या बन जाती है सर? ये बात क्या बन जाती है? सिविल सूट बन जाती है, सिविल नेचुरल सूट बन जाता है। और इसी क्या कहते हैं? प्रोमिसरी एस्टॉपल है ना इसमें। मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका केस है ये, देख लेना सर इसको। इसका पैराग्राफ नंबर 5 और 6 देख लेना, अगर आप जजमेंट पढ़ो ना कभी भी कहीं से भी, इसका पैराग्राफ 5 और 6 को पढ़ के जाइएगा, प्रोमिसरी एस्टॉपल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगला लिखिए सर, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन ये भी पूछा जा सकता है सर 2-3 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका केस है सर सोनिक सर्जिकल, सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। सर यहाँ पूछे नहीं पूछे, इंटरव्यू में तो पूछेगा ही पूछेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कॉज ऑफ एक्शन पूछ रहा है तो इस केस को लिख के आना, क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। मैं इस केस को दिखाना नहीं चाहता, अदरवाइज ये केस जो है इसमें पूरा बताया हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या राइट देता है पार्टीज को। आगे लिखिए सवाल। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड सब जुडिस। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड सब जुडिस। प्रांग न्याय व वाद के रोक दिए जाने के मध्य अंतर। प्रांग न्याय या पूर्व न्याय व वाद के रोक दिए जाने के मध्य अंतर, मध्य अंतर। अगला लिखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। सर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, इसमें एक केस लिखना, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। मैं सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट लिखवा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को हिंदी में कहेंगे हम लोग आणविक प्रांग न्याय। क्या कहेंगे? आणविक प्रांग न्याय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। नाइनटीन 1977 सुप्रीम कोर्ट। जी मैम ने भेज दिया है उसको, ठीक है ना, उस ऑर्डर को भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। 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 विबंध व पूर्व न्याय के मध्य अंतर। विबंध व पूर्व न्याय के मध्य अंतर। फॉरेन जजमेंट,
फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय, विदेशी निर्णय, रेस जुडिकेटा कौन सी रिट पे अप्लाई नहीं होता है सर? हैबिस कॉर्पस। इसका लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, पूछा जा सकता है। गुलाम सरवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई अपॉन हैबिस कॉर्पस, एक लाइन लिख लो, रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई अपॉन हैबिस कॉर्पस। प्रांग न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नहीं लागू होता। प्रांग न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नहीं लागू होता। प्रांग न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नहीं लागू होता। एक सवाल है सर, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधित्ववाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखने सर आपको? ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 7 रूल 4, ऑर्डर 23 रूल 3B। ये सारे प्रोविजंस लिखने हैं आपको इसमें। अगर ये सवाल आता है ना प्रतिनिधित्ववाद, इसमें सारे प्रोविजंस लिखने हैं ये वाले, ठीक है। आगे लिखिए, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, प्रतिस्थापित तामील, प्रतिस्थापित तामील, ऑर्डर 5 रूल 20, प्रतिस्थापित तामील, ऑर्डर 5 रूल 20। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ब्याज सेक्शन 34, इंटरेस्ट, ब्याज सेक्शन 34। परसेप्ट, आज्ञापत्र सेक्शन 46, प्रिसेप्ट, परसेप्ट आज्ञापत्र सेक्शन 46, सेक्शन 46। आगे लिखिए, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, आगे लिखिए रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 73, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 73। गार्निशी, गार्निशी, ऑर्डर 21 रूल 46A, गार्निशी, ऑर्डर 21 रूल 46A, ऑर्डर 21 रूल 46A। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21 रूल 30 से लेकर 36 तक, ऑर्डर 21 रूल 30 से लेकर 36 तक। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एक सवाल लिखिए, कैन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कैन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री, कैन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री, कैन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री। गो बिहाइंड द डिक्री, इसमें कौन सा सेक्शन लिखना है आपको? क्या निष्पादन न्यायालय, क्या निष्पादन न्यायालय, क्या निष्पादन न्यायालय, क्या निष्पादन न्यायालय डिक्री के अनुरूप कार्य करेगा तथा इसके अपवाद, डिक्री के अनुरूप कार्य करेगा तथा इसके अपवाद, तथा इसके अपवाद, तथा इसके अपवाद। आगे लिखिए, क्रॉस डिक्री, क्रॉस डिक्री 47 होगा, 47। क्रॉस डिक्री, क्रॉस डिक्री, इसमें लिखिए ऑर्डर 41 रूल 22, ऑर्डर 41 रूल 22। सेक्शन है उसका 47। हाउ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट LR,
क्रॉस डिक्री में लिख लेना सर, ऑर्डर 41 रूल 22, हाउ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट LR, हाउ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट LR, उसमें सर 4950 लिखना, ठीक है, सेक्शन 4950, सेक्शन 4950, सेक्शन 60 अटैचमेंट, सेक्शन 60 अटैचमेंट कुर्की, सेक्शन 60 अटैचमेंट कुर्की, सेक्शन 60 अटैचमेंट, इसको लिखिएगा। ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2, कमीशन, कमीशन 75 से 78, कमीशन 75 से 78, ऑर्डर 26 भी लिख लेना उसमें, ऑर्डर 26, पब्लिक न्यूसेंस 9192, लोक न्यूसेंस 9192, पब्लिक न्यूसेंस 9192, इंटरप्लेटर सूट अंतराभिवाचीवाद, इंटरप्लेटर सूट ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 सेक्शन 88, ऑर्डर 35 सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 89, ऑर्डर 10 रूल 1A 1B 1C, और सेक्शन 89, ऑर्डर 10 रूल 1A 1B 1C, ठीक है सर। ये तो ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना सर, ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एफ कॉन्स वाला केस आएगा, मैं जजमेंट भेज दूंगा, ठीक है, जजमेंट भेज दूंगा एफ कॉन्स वाला, वो जजमेंट को एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सेट ऑफ मुजरा, सेट ऑफ मुजरा, रिटर्न स्टेटमेंट, प्रतिदावा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद कर लेना, ठीक है ना, डिफरेंस हो ही जाएगा जब आप उसको करेंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना या लौटा दिया जाना, या लौटाया जाना, रिजेक्शन एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ठीक है, अभी इतना ही कीजिए, अभी इतना ही कीजिए, अभी इतना ही कीजिए सीपीसी में, अभी इतना ही लिखिए सीपीसी में। मैं आपको ऑर्डर 39 में टीआई का ऑर्डर भी करवा देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ टीआई का ऑर्डर लिखवा देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पीछे वाले पार्ट को अभी तक छेड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। तो टेम्परेचर का अस्थायी निषेधाज्ञा का ऑर्डर लिख के भेजता हूँ एक, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी सीपीसी में इतने प्रोविजंस को याद कीजिए, ये सारे सवाल वो हैं जो पूछे जाने के ज्यादा संभावना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी सवाल या सेक्शन इसके अलावा जो मैं बताऊंगा सीपीसी में, उसको एक बार आप पढ़ना, सब कुछ है, इनको हाथ से निकालना, बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम इट जो भी सवाल बचे हैं, जैसे इंडिजेंट पर्सन वाला सूट बचा है, उसको मैंने अभी नहीं छेड़ा है, क्योंकि पूछा बहुत टाइम पहले था, उसको नहीं पूछेंगे, संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसमें अगर कोई चीज होगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।